मेरा नाम प्रमोद चौधरी है और मैं रजापुर शास्त्री नगर गाज़ियाबाद में रहता हूँ और मोर देन 26 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ, जानवरों की सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो या डोमेस्टिक हो, कोई किसी प्रकार का जानवर हो, पक्षी हो। कुत्तों की जो ये समस्या शहर में हो रही है, गली गली में बहुत कुत्ते, एक गली में 100-200 कुत्ते होते हैं और लोगों को काटते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें ऐसा है, देखो इसमें 2-3 सॉल्यूशन हैं। नंबर 1 कि अगर प्रत्येक फैमिली एक डोमेस्टिक कुत्ते को गोद ले ले और उसकी सेवा करे, उसका स्टरलाइजेशन कराए, स्टरलाइजेशन इज मस्ट, तो बाकी लोगों को समस्या नहीं आएगी। अगर एक एक व्यक्ति भी एक परिवार एक एक कुत्ते को ले लेता है तो आपके पास कोई समस्या नहीं रहेगी। नंबर 2, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको वृहद लेवल पर, एक लार्ज लेवल पर इसका स्टरलाइजेशन होना चाहिए और स्टरलाइजेशन के लिए कम से कम 4-5 संस्थाओं को काम देना चाहिए। जिस प्रकार से कभी ना हमारे गाज़ियाबाद को 5 जोन में बांटा हुआ, उसी प्रकार से प्रत्येक जोन के उसमें स्टरलाइजेशन सेंटर बनाए जाना चाहिए। नंबर 2, नंबर 3, प्रत्येक उसमें मोहल्ले में या वार्ड में हमें एक कमेटी गठित करनी चाहिए जो इनको आवारा जानवरों को, आवारा कुत्तों को पकड़े और उनको स्टरलाइजेशन होम तक पहुँचाए। ठीक, तो ये तो हुआ इनका, हम इसको समस्या का समाधान इस प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या स्टरलाइजेशन के अलावा कोई और भी समाधान है आपकी नज़र में? नहीं, स्टरलाइजेशन के अलावा कोई समाधान नहीं है और स्टरलाइजेशन में मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक प्रशासन से और सभी से और अपने भाई बहनों से जो इस प्रकार की सेवा करते हैं और काफ़ी लोग कार्य करते हैं इस मामले में, कि फीमेल का स्टरलाइजेशन कराएं। होता क्या है कि हम मेल का स्टरलाइजेशन करते हैं तो अगर एक भी मेल छूट गया तो वो बाकी फीमेल्स को गर्भवती कर देगा। तो बेहतर ये है कि हम जो फर्स्ट प्रायोरिटी दें वो फीमेल पर दें। ठीक, ये मेरा मानना है कि इससे अगर हम स्टरलाइजेशन करें, इसके अलावा कोई हमारे पास वो नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई स्टरलाइजेशन सेंटर बना रखा हो? हाँ, बनाया हुआ है, एक पीपल फॉर एनिमल्स संस्था है जो कि हिंडन पर है, स्वान पार्क है, वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है और ना भी दिया हुआ है, बात एक ही है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेट उन्होंने डिसाइड किए हैं उस रेट में जब तक किसी एनजीओ के पास में अपना अच्छा खासा फंड ना हो, स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता, ईमानदारी से नहीं हो सकता। क्योंकि हमने भी काफ़ी स्टरलाइजेशन करवाए हैं, 2008 से लेकर के 2014 तक स्टरलाइजेशन मैंने भी करवाए, अपने घर पे करवाए। हमारे घर पे एक कमरा स्टरलाइज का पूरा हमने ऑपरेशन थिएटर बना रखा था, अपना एक कमरा, और वहाँ पे करवाया था हमने। लेकिन इतना आप सोच रहे हो कि 700 रुपये, 800 रुपये या 600 रुपये में स्टरलाइजेशन हो जाए तो संभव नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। दूसरा, बंदरों के लिए भी एक बहुत समस्या है। कुत्ते की तो समस्या काबू में आती हुई दिखाई दे जाती है, लेकिन बंदर कुत्ते से ज़्यादा समझदार और शक्तिशाली प्राणी है, और वो किस तरह से उसको समस्या का समाधान करा जाए? देखिए, आप कुत्तों की बात करें तो कुत्ता तो वफादार होता ही है, लेकिन बंदरों के बारे में बात करेंगे तो हमने बंदरों के घर तो हमने खा लिए। ये हाई राइज बिल्डिंगें बना दी, पेड़ हम कागजों पे लगाते हैं और कुछ अपने आप को हरित मैन कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। उनसे ज़रा अगर पूछा जाए तो कितने फल के पेड़ हैं हम बता दें। बंदर फल खाता है और बंदर के लिए एक भी फल का पेड़ नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है कि इतनी मात्रा में है बंदर कि वो फलों के पेड़ों को ही तोड़ देते हैं। इसका सबसे बड़ा केवल एक ही उपाय है कि इनको एक ही बार में इनको पकड़ा जाए और इनका स्टरलाइजेशन हो ना। ये इसका कोई वो नहीं है सॉल्यूशन, यहाँ से पकड़कर हम उसको उठा के उत्तराखंड के जंगलों में भेज दें, ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, वहाँ पब्लिक नहीं रहती क्या? जानकार बताते हैं कि बंदरों का स्टरलाइजेशन नहीं हो सकता। कौन कहता है? डॉक्टर संदीप रतन हिमाचल प्रदेश में सिरमौर में जो 2004 से स्टरलाइजेशन कर रहे हैं और अब तक 4.5 लाख बंदरों का स्टरलाइजेशन कर चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड, आई हैव दैट रिकॉर्ड। ओके, और कुत्तों से ज़्यादा कठिन है बंदरों का स्टरलाइजेशन। कुत्तों से ज़्यादा कठिन उनको केवल पकड़ना है, उनको पकड़ना कठिन है, स्टरलाइजेशन करना कठिन नहीं है। स्टरलाइजेशन करना कितना है, उसमें भी फीमेल का ही करना है, मेल का नहीं करना। क्यों कर रहे हो आप मेल का?
फीमेल के ऊपर खर्च करो ना। तो आपके हिसाब से गाजियाबाद में कितने बंदर होंगे? अगर मेरी गणना कुछ हद तक सही है तो गाजियाबाद ज़िले की बात करूं तो 60 से 70 हज़ार बंदर हैं। 60 से 70 हज़ार? जी। कितनी फीमेल होंगी इसमें? ऑलमोस्ट 40,000 मिनिमम। स्टरलाइजेशन का कितना खर्चा आप मानते हैं बंदरों को? बंदरों के ऊपर स्टरलाइजेशन का खर्चा ऑलमोस्ट 3,500 रुपीज़ पर हेड आएगा, एज पर माई नॉलेज। ये स्टरलाइजेशन की जो आप समाधान बताते हैं, चाहे वो बंदर हो चाहे कुत्ता हो, तो स्टरलाइजेशन करते करते एक समय तो ऐसा आ जाएगा कि आपके शहर में जैसे आज कौवा दिखाई नहीं दे रहा, गौरैया दिखाई नहीं दे रही, या दूसरे पक्षियाँ दिखाई नहीं दे रहे, इस तरह से आपके फिर बंदर और कुत्ते भी दिखाई नहीं देना बंद हो जाएंगे। कुत्ते और बंदरों की जनसंख्या कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी भरपूर प्रयास कर लें, हम नहीं कर सकते खत्म। आपको कितना लगता है कि भाई 40 लाख की आबादी में इतने बंदर होने चाहिए और इतने कुत्तों की संख्या होनी चाहिए? इसे आप वो नहीं कर सकते, लेकिन कुत्ता एक चौकीदार होता है, एक वफादार चौकीदार होता है। तो मैं मानता हूँ कि हर घर में भी अगर एक कुत्ता है तो वो आपकी चौकीदारी कर रहा है और आपसे क्या मांग रहा है? 2 वक्त का खाना। रही बंदरों की बात, बंदर को हम अपना एक भगवान का रूप मानते हैं, तो हम ये नहीं कहते उसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं, लेकिन उसकी जनसंख्या कम होना जरूरी है। जैसे कुछ समाज के लोग ये कहते हैं कि भाई जब भी सरकार की कोई गाड़ी बंदरों को पकड़ने आती है तो आप जैसे पशु प्रेमी जो है उन गाड़ियों को भगा देते हैं, उनके साथ हाथापाई करते हैं और उनको भगा देते हैं कि जी हम बंदर नहीं पकड़ने देंगे, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा एक्चुअली कि कुछ लोग हैं ऐसे जो ये कार्य करते हैं। मैं तो खुद इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ कि बंदरों को पकड़ा जाए और उनको, लेकिन मैं इतना ही खिलाफ़ हूँ कि बंदरों को पकड़ के उनकी नसबंदी की जाए, छोड़ा ना जाए, इसलिए खिलाफ़ हूँ मैं। बंदरों को छोड़ा ना जाए। मुझे खुद टेंडर मिला था, मैंने खुद ने पकड़े हैं बंदर, लेकिन मुझे बाद में फिर दुख हुआ इस बात का, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मुझे बंदर छोड़ने पड़े, और वो भी एक दूसरी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे वहाँ भी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं वहाँ लोग नहीं रहते, वहाँ की फसलों का नुकसान कर रहे हैं। मैं तो पूरा क्षेत्र घुमा हुआ हूँ, हिमाचल भी, उत्तराखंड भी, उत्तरांचल भी, सारा पूरा क्षेत्र घुमा हुआ हूँ। तो वहाँ इतनी ज़्यादा पोजीशन ख़राब है हिमाचल में, तो बेइंतहा। और हमारे यहाँ चूँकि पत्थरों के, कंक्रीट के जंगल बन गए हैं, इस कारण बेचारे कहाँ जाएं, घरों में घुसते हैं तो काटते हैं। तो आपके पास कुछ साइड प्लान है सरकार के लिए कि बंदरों और कुत्तों के लिए इस तरह से, इस रणनीति से काम करा जाए? केवल एक ही है, और वो ये है कि जो अच्छी संस्थाएं वास्तव में काम कर रही हैं कुत्तों के लिए, उनको सरकार जगह अलॉट करे, प्रत्येक जोन में अलॉट करे। और बंदरों के लिए ये है कि उनके लिए भी वाइल्ड लाइफ चीफ, प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन PCCF, जो कि हालांकि हर शहर में होते हैं अपने वाइल्ड लाइफ के वार्डन्स, तो उनको प्रेरित करें, लोग समाज को प्रेरित करें कि भाई आप इनको खाने को मत दो जगह जगह, इनको एक अच्छी, एक निश्चित जगह बांध दो कि यहाँ पे आपको खाना मिलेगा। बंदरों को अगर आप पार्क में या कहीं भी किसी एक जगह खाना देना शुरू कर दोगे तो बंदर वहीं पहुँचते चले जाएंगे, ये मेरा मानना है। लेकिन ये जंगल ये होना चाहिए। शहर के तो जंगल आपने गोचर भूमि वगैरह सब खा ली? हाँ, वो छोड़ा ही नहीं हमने, कुछ छोड़ा ही नहीं हमने।